थर्ड पार्ट है एडीएस का, एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। ठीक है, हमने बात करी थी। एक मिनट, सभी एक मिनट करी। स्टार्ट कर लेते राइट। सो पार्ट थ्री एडीएस में वी हैव एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड। ठीक है, एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड। ठीक है बच्चे, एक्सेस डिमांड कौन सी सिचुएशन होती है, बहुत ध्यान से सुनिए। ठीक है, जब हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, इज ग्रेटर देन, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट, एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ओके, दिस इज एक्सेस डिमांड, मतलब डिमांड ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, समझेंगे, पहले समझेंगे फिर हम पढ़। ठीक है बच्चे, ये मेरा क्या होता था, एग्रीगेट सप्लाई को। सबीरा, अभी हमने यूनिट यूनिट 3 स्टार्ट की है, मैंने आज इसके प्रिंट आउट दिए बच्चे क्लास में। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का थर्ड यूनिट इज एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड। इसमें आई वाज एक्सप्लेनिंग कि व्हाट इज एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड इज व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। हमें इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि ये मेरा एएस कर्व होता है, ये मेरा क्या होता है, ए डी कर्व। और ये दोनों जो होते हैं ना, ये प्लांट, या फिर हमने बात करी थी इसका दूसरा नाम क्या होता था, बोलो, एक्स एंड टेल, डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स। क्लियर। अब क्या हुआ, मेरा इक्विलिब्रियम कहाँ आता है, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे। इसको हम क्या कहते थे, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक बात है। अब हुआ क्या गुरप्रीत, उठ जाओ, कि हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या है, ग्रेटर है। एग्रीगेट डिमांड क्या है, ज्यादा है देन एग्रीगेट सप्लाई। देख रहे हैं क्या, मतलब जितना कंज्यूमर्स ने, जितना प्रोड्यूसर्स ने सोचा था ना कि इतना हम सेल करेंगे, उससे ज्यादा एक्चुअल में लोग डिमांड कर रहे हैं मार्केट में। लेकिन लेकिन सप्लायर्स के पास सामान नहीं है बेचने के लिए। और देखो, पहले तो हमने पिछले चैप्टर में क्या कहा था, हमने कहा था अगर डिमांड ज्यादा है क्या करो, प्रोडक्शन बढ़ा दो, ऐसा बढ़ा था। प्रोडक्शन बढ़ा दो, उससे एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी, उससे इनकम भी इंक्रीज होगी, उससे आउटपुट भी increase होगा। यस, याद आ रहा है, इसी क्लास में करा था ये वाला टॉपिक। ठीक है, लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि सप्लाई नहीं बढ़ सकती, क्योंकि वो तो शॉर्ट रन था, ये लॉन्ग रन। ठीक है, अब क्या है, हमारी सप्लाई नहीं बढ़ सकती, सप्लाई हमारी नहीं बढ़ सकती। सप्लाई क्या है, कांस्टेंट है, फुल इक्विलिब्रियम है, मतलब इससे ज्यादा हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते इकोनॉमी। लेकिन डिमांड तो ज्यादा है, डिमांड क्या है, ज्यादा है। तो जब भी डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से, जब भी डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से, क्या होगा, प्रोड्यूसर्स महंगा बेचना शुरू कर देंगे मार्केट में, हाँ या नहीं। तो मतलब इन्फ्लेशन आता है, क्या आता है, इन्फ्लेशन। तो बच्चे, ये जो गैप होता है ना, प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड एंड एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड के अंदर, देख रहे हैं येलो वाला, इस गैप को इस गैप को हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। क्या कहते हैं, इन्फ्लेशनरी। क्यों, क्योंकि प्रोड्यूसर्स जो है,
क्या करेंगे? एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ा सकते, प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ा सकते, क्या करेंगे? महंगाई बढ़ा देंगे। क्या करेंगे? महंगाई बढ़ा देंगे, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है। तो अगर महंगाई बढ़ जाएगी तो डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। समझ आया है कि नहीं आया? सो खोलो और देखो जो फर्स्ट पेज है आपके नोट्स का, रीड करने लगी हूँ, प्लीज ध्यान देंगे। सबीरा आप भी कोई भी बुक अपनी खोल लो स्कूल की, ठीक है? So excess demand refers to the situation where aggregate demand is excess of aggregate supply। ये देखो, वैसे क्या था? एग्रीगेट डिमांड हमने सोची थी ई पे होगी, बट एक्चुअल में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। देख रहे हैं इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए था, पर है कहाँ? यहाँ पे होगा, बट अब नहीं होगा इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि हमारे पास गुड्स नहीं है बेचने के लिए, गुड्स नहीं है बेचने के लिए। ओके, समझ आ रही है बात? सो लिखा ना, corresponding to full employment in the economy, that is AD is greater than AS corresponding to full employment, या फिर दूसरी भाषा में बोल सकते हैं when actual level of demand is more than required या planned aggregate demand। ये बात भी ठीक है। एक्चुअल डिमांड ये डॉटेड लाइन है, इज ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड या फिर प्लान्ड डिमांड, दैट इज ये ऑरेंज वाली एडी। ओके, समझ आई? फिर इन दोनों के बीच का जो गैप होता है एडी एंड एडी वन का, इट इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। क्या बोलते हैं इसको? इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, सो इन्फ्लेशनरी गैप रेफर्स टू द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। इसको एक्सेस डिमांड भी बोल सकती हूँ ना, येलो पार्ट क्या एक्सेस ही तो है ना, तो इसको इन्फ्लेशनरी गैप या फिर एक्सेस डिमांड कह सकती हूँ। इट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट एंड बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना? ऑब्जर्वेशंस क्या है? डायग्राम देख लो, सेम है जैसे मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है? नोट्स में भी सेम है, देखो समझिए। यहाँ पे क्या है डायग्राम? एट पॉइंट ई एडी इज इक्वल टू एस, हाँ या नहीं? देखो मेरा भी, एडी इज इक्वल टू एस एट ई। नंबर 2 हमने लिखा इफ एग्रीगेट डिमांड राइजेस टू एडी वन, ठीक है, तो एडी इज ग्रेटर देन एएस टू ब्रिंग फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। सो ये लिखा है। नंबर 3 डिफरेंस बिटवीन एडी एंड एडी जीरो, एडी वन एंड एडी जीरो या फिर एडी सिंपल इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, सो ये आप अगर अगर मैं अब इसको और डिटेल में करूं, सो बच्चे यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट्स बनाती हूँ, अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉ करती हूँ, सही सपोज अलग कलर से करती हूँ, यहाँ पे मेरी क्वांटिटी इंप्लॉयमेंट इनकम क्या है? ओ एम है। ठीक है, ओ एम। अब इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम एक्चुअल में तो नहीं हो सकता, एक्चुअल में तो इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, बट सोचो अगर इक्विलिब्रियम हम मेंटेन करें ई वन, ठीक है, सो यहाँ पे हमारा कितनी इंप्लॉयमेंट होनी चाहिए? एम वन। सो दिस एक्स्ट्रा इज, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। हाँ ये नहीं उठ जाएंगे ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, बट हमारी इकोनॉमी जो है उसके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है। समझ आया है यहां तक? सो अब देखो इन्होंने गैप कैसे दिखाया है। इन्होंने गैप करे, देखो एक्चुअल एडी माइनस रिक्वायर्ड एडी इज इक्वल टू एफ, ये वाला पॉइंट है ऊपर वाला, ये देख रहे हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट और एक्चुअल इक्विलिब्रियम, ये एक्स्ट्रा जो है एफ एम, दिस इज योर एक्सेस डिमांड या फिर जो कह रहे हो इन्फ्लेशनरी गैप, एक ही बात है, मतलब कोई भी पॉइंट लिख दो, ठीक है, सिर्फ लेबलिंग है टेबल की। पॉइंट ई इज एक्चुअल फुल एम्प्लॉयमेंट पे, बट जो ई वन है ये क्या है? ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। उठे हैं सारे के सो रहे हैं, परेशानी हो रही है किसी को यहाँ तक? पीयूष क्लियर है? कार्तिक अभी एक्सप्लेन करने के लिए पूछ लूंगी मैं। गुरप्रीत, पूर्वी, सबीरा आपको समझ आ रहा है? यस मैम। देन हमें कहा डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड इज ओ एम, देखो ये ओ एम है और एक्चुअल में कितना है? ओ एम वन। सो एक्स्ट्रा कितना है? एम एम वन, हाँ या नहीं? दिस इज एक्स्ट्रा या एक्सेस एग्रीगेट डिमांड।
अगर हम आउटपुट में बात करें, प्रोडक्शन में बात करें, एम्प्लॉयमेंट में बात करें, यस। सो कॉजेस, कारण क्या है एक्सेस डिमांड के? नंबर वन, देखो एडी का फॉर्मूला खोलो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एडी? सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब एक्स माइनस एम। तो मतलब ये सब बढ़ सकते हैं, सभी बढ़ रहे हैं, इसका मतलब इसके अंदर हाउस होल्ड ने या तो अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, प्रोड्यूसर सेक्टर ने अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, गवर्नमेंट ने भी अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, और एक्सपोर्ट्स में हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा। ठीक है, तो देखो, इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड ड्यू टू राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब एपीसी एमपीसी ज्यादा बढ़ गया, मतलब आदत हमारी कंज्यूम करने की ज्यादा होगी। जितनी इनकम होती है मैं सारा खर्च कर देती हूँ, सेव नहीं करती। नंबर टू इज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर। हाँ या नहीं? और मैं इन्वेस्टमेंट का भी इंक्रीज करती हूँ जब मुझे रिटर्न्स ज्यादा मिलते हैं। अभी हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था एमईसी एंड आरओआई। हाँ या नहीं? लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था मैंने। हाँ, रिटर्न ज्यादा है तभी तो मैं क्या कर रही हूँ, ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर। ठीक है, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ड्यू टू राइज इन गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। सरकार अब बहुत ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। बाहर वाले लोगों को हमारा सस्ता लग रहा है सामान, तो वो बाहर से गुड्स खरीद रहे हैं। हमें बाहर वालों का महंगा लग रहा है, इसलिए हम बाहर से इंपोर्ट्स कम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट्स इज एक्स माइनस एम। दैट मीन्स एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट्स कम है। क्लियर? समझ आया? यहां तो कोई परेशानी किसी को? नेक्स्ट इज कि अब आप इसको इम्पैक्ट क्या होगा ऑन इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन प्राइसेस। ठीक है, क्या क्या इम्पैक्ट है? सो नंबर वन, इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। क्या कोई चेंज होगा एम्प्लॉयमेंट में? बोलो, इधर ध्यान दो सारे प्लीज, इधर देखो, इधर देखो। क्या एम्प्लॉयमेंट में कोई बदलाव होगा, इंक्रीज डिक्रीज होगा एम्प्लॉयमेंट में? आंसर इज नो। वेरी गुड। व्हाई? क्योंकि हम प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते तो क्या मैं एक्स्ट्रा लोगों को एम्प्लॉय करूंगी या लोगों को खड़े हुए को निकालूंगी? क्या नहीं, डिमांड है ना जितनी, एटलीस्ट वो तो मैं करूंगी प्रोड्यूस। एक्स्ट्रा नहीं कर पा रही तो एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। नंबर टू, नंबर टू इम्पैक्ट ऑन आउटपुट। क्या आउटपुट बदल रहा है? प्रोडक्शन नहीं बदल रही, एम्प्लॉयमेंट नहीं बदल रही, तो क्या आउटपुट बदलेगा? आंसर इज नो। आउटपुट भी नहीं बदलेगा। प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा बताओ? इन्फ्लेशन आ रहा है, प्राइसेस विल राइज, प्राइसेस विल राइज। अगेन दोबारा से स्टार्टिंग से आ रहा हूं, डेफिसिट पे मैं बाद में आऊंगी, अभी हम लर्न करते हैं। सबसे पहली चीज, डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड वो वाली सिचुएशन होती है जहां पे हमारी एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में जितनी डिमांड और सप्लाई होनी चाहिए उससे ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड, पहली बात। ठीक है, तो जो गैप है ना एक्चुअल एडी में और प्लान्ड एडी में, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सेस डिमांड या फिर इन्फ्लेशनरी गैप। वेरी गुड। ठीक है, फिर हम ये डायग्राम बना लेते थे, फिर हम इस डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। हम कहते हैं पॉइंट ई जो है इक्विलिब्रियम में, जहां पे प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई होनी चाहिए थी, बट एक्चुअल में हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है एडी 1 है, ज्यादा है। बट हम फुल एम्प्लॉयमेंट में है, हम सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, हम प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। अब हम क्या करें? हम क्या करें? हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो कह रहे से सपोज हम यहां पे एक पॉइंट मार्क कर ले जहां पे एडी एस एक्चुअल बड़े वाला इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम E1 कह देंगे। E1 कह देंगे, जैसे हमने लास्ट उसमें किया था। हाँ या नहीं? यूनिट 2 में तो वहां पे आउटपुट अगर हम प्रोड्यूस कर पाते, इंक्रीज कर पाते, तो हम कितना कर देते? OM1। पर रियलिटी में कितना है OM? तो कितना कम है MM1। अगर मैं प्रोडक्शन अपनी इंक्रीज कर पाती तो मैं कितना प्रोड्यूस करती जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर? इंजन बनाऊंगी तो यार, बट मैं रियलिटी में कितना प्रोड्यूस कर पा रही हूँ उतना, तो कितना कम है? इतना पक्का? तो ये जो दोनों का गैप है ENF, ये क्या है? इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि कारण क्या है एडी के बढ़ने का, तो ये 4 सेक्टर उठा लो। क्या हुआ? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ गया हाउस होल्ड का,
क्योंकि उनकी प्रोपेंसिटी इंक्रीज होगी, मतलब आदत है, ज्यादा पैसे आते तो उड़ाते हैं, बचाते नहीं है। दूसरा, प्रोड्यूसर सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी। तो इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ाई होगी? तो लॉजिकली क्योंकि रिटर्न ज्यादा मिल रहा है ना मुझे, पैसा ज्यादा आ रहा है, इनकम ज्यादा आ रही है इन्वेस्टमेंट में। नंबर 3, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया। गवर्नमेंट क्या पैसों से बढ़ाएगी, इनकम से बढ़ाएगी? नहीं, वो क्या कर रही है, लोगों के ऊपर गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा खरीद के भला कर रही है लोगों का। फोर्थ होता है एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, क्योंकि बाहर वालों को मेरा सामान सस्ता लग रहा है। इंपोर्ट्स कम हो गए क्योंकि मुझे बाहर वालों का सामान महंगा लग रहा है। क्लियर? अब कह रहे हैं इम्पैक्ट बताओ, क्या आउटपुट बदला? क्या मैं OM1 तक प्रोड्यूस कर पाई? नहीं, नहीं ना। दूसरी बात करो, इंप्लॉयमेंट क्या बढ़ी? अगर आउटपुट नहीं बढ़ाया तो क्या इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी इकोनॉमी में? आंसर इज नो। इंप्लॉयमेंट पे भी नो इम्पैक्ट, सेम रहेगी OM। बट क्या प्राइसेस बढ़े? yes. कितना बढ़ा? EF दिख रहा है, EF दिख रहा है कि नहीं? ये जो पॉइंट है EN, कहीं पर मैं मार्क कर सकता हूँ, ENF, दैट इज योर इन्फ्लेशनरी गैप। सो प्राइसेस, क्लियर है? फटाफट से रीड करो इस पॉइंट को, ऊपर से देख लो कि तुम्हारे को ये पहले दो पेज, मतलब 1 पेज में कोई डाउट है। फिर डेफिसिट डिमांड कराऊंगा, जल्दी कर। आगे का तो चैप्टर इतना इजी है, क्यों? क्योंकि वो मॉनेटरी पॉलिसीज का सेम। क्या हुआ है? ये ले लो, जल्दी कर लो, रीड। बाकी सारी रेपिटेशन है हमारी फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज का, ठीक है? कुछ डिफरेंट नहीं है, पुराना चैप्टर है बस। मतलब इससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है? जहां पे प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई। शॉर्ट टर्म में तो हमने कहा कि चलो थोड़ा बहुत, एक महीना अगर मैंने कम प्रोड्यूस कर दिया या ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया तो वो एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लॉन्ग रन, साल के लिए मैंने सोचा था, साल की प्रोडक्शन ने एक दिन में नहीं चेंज कर सकते, ठीक है? चलो आगे, क्लियर है सबको? देखो कोई परेशानी अगर इसमें तो बताओ। आओ जी। नाउ नेक्स्ट इज डेफिसिट डिमांड। तो डेफिसिट डिमांड क्या हो जाएगा? डेफिसिट डिमांड क्या हो जाएगा बेटा? वेरी गुड। लेकिन मैंने आपको बताया हमेशा हम एडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो दैट मीन्स एडी इज लेस देन एएस कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बस उल्टी डेफिनेशन। देखो और रीड करो। Deficit demand refers to the situation when AD is short of AS corresponding to full employment in the economy. That is, AD is less than AS corresponding to full employment. या दूसरी भाषा में बोल दो कि रिक्वायर्ड एडी से कम है हमारी एक्चुअल एडी, ठीक है ना? प्लान्ड या रिक्वायर्ड एडी से कम है एक्चुअल एडी। सो डायग्राम अगेन ड्रॉ करते हैं। एग्रीगेट सप्लाई में तो कोई चेंज आता नहीं है, क्या वो सेम करती है। मेरी एक्ट प्लान्ड एडी ये थी बेटा, ठीक है, इक्विलिब्रियम। और ये क्या था मेरा? OM, ठीक है? यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है जी। अब हुआ क्या? एग्रीगेट डिमांड हो गई कम। क्या हो गई? कम देन रिक्वायर्ड लेवल, देन रिक्वायर्ड लेवल। सो AD1 यहां आ गया। अगर हम बात करते हैं तो ये E1 ये आ जाता मेरा, और मेरा आउटपुट कम हो जाता, हाँ या नहीं? तो जो गैप है, ये जो गैप है, इसको हम क्या नाम दे देंगे अब? डिफ्लेशनरी गैप। क्या नाम देंगे? यस, डिफ्लेशनरी गैप, या फिर कॉन्ट्रैक्शनरी गैप भी आप किसी किताब में पढ़ सकते हो, एक ही बात, ठीक है? डेफिसिट डिमांड, कॉन्ट्रैक्शनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप। इसका मतलब प्राइसेस कम होंगे, इसका मतलब प्राइसेस क्या होंगे? कम होंगे। वेरी गुड।
अब इसी को हम देखो आओ ऑब्जर्वेशंस को करते हैं ताकि हमारे को आगे समझ आ सके कि हमने कैसे डिफाइन करना है। सो अब ये जो गैप है बेटा मेरा, इसको हम क्या कहेंगे, ई एफ, क्या हो जाएगा मेरा, डिफ्लेशनरी गैप। सो अगेन एडी एस आर इक्वल एट ई विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। सेकेंड हम बात करते हैं यहाँ पे दैट द डिफरेंस इज नोन एज डेफिसिट डिमांड, या फिर ई एफ माइनस करेंगे तो इट इज योर डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, और हमने एक्चुअल में हमारा आउटपुट कितना है, ओ एम, बट हमारे पास सॉरी रिक्वायर्ड प्लान कितना था, ओ एम, बट एक्चुअल में कितना है, ओ एम वन। तो एम एम वन का हमारे पास क्या है, कम है प्रोडक्शन। ठीक है, तो क्या ये गुड है कि खराब होगा, इसका मतलब सब कुछ गिरेगा इकोनॉमी में, गिरने वाला है वेरी। तो आओ पहला, in the diagram EAD is equal to AS at full employment, aggregate demand A82 कह लो या 1 in the same thing। जैसे उसमें उन्होंने 1 लिया हुआ था तो यहाँ पे क्लैरिटी के लिए 2 दिया है, पेपर में आप 1 ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो ये आपका डिफ्लेशनरी गैप है ई एफ। हाँ, ई क्या है, जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है, बट हमारे हमने ये बात करी थी कि ये जो कम होता है इसको हम क्या कहते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट। भविष्य उठो, क्या बोलते हैं इसको, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या कहते हैं। और एक्सेस डिमांड में क्या आता था, ओवर एम्प्लॉयमेंट। सो यहाँ पे अब कह रहे हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज कितनी है, ओ एम, बट एक्चुअल में कितनी होगी, ओ एम टू या एम वन जो भी कह लो, तो एम एम टू या एम एम वन, अगर मैं वही वाली बातें करूं उनके हिसाब से, तो ये क्या है मेरा, इतने की गिरावट है मेरी रिसोर्सेज में, दिख रही है सबको। सो व्हाट आर द रीजंस, कॉजेज क्या है, वही बात है, या तो सी कम हो गया, या आई कम हो गई, या जी कम हो गया, या फिर एक्स माइनस एम जो है वो कम हो गए, मतलब एक्स कम हो गया एम बढ़ गए। ठीक है, तो आओ समझते हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉल्स ड्यू टू चेंज इन प्रोपेंसिटी, पीपल डोंट वांट टू कंज्यूम मोर, दे वांट टू रादर सेव। सेकंड इज इन्वेस्टमेंट आल्सो फॉल्स इन प्रोड्यूसर सेक्टर, व्हाई, बिकॉज रिटर्न इतना नहीं आ रहा है इन्वेस्टमेंट पे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आल्सो फॉल्स, व्हाई, बिकॉज गुड्स एंड सर्विसेज पे गवर्नमेंट इतना खर्चा नहीं कर रही है। एक्सपोर्ट्स फॉल हो गई क्योंकि बाहर वालों के लिए हमारा सामान महंगा हो गया। इंपोर्ट्स बढ़ गए हैं क्योंकि हमें बाहर वालों का सामान सस्ता लगता है, बढ़िया लगता है, इजी। नाउ इम्पैक्ट या इफेक्ट, तो नंबर वन impact is on employment. What will happen to employment? Employment will fall, decrease. So बच्चे, at level of investment employment also decreases। क्यों, लोगों को मैं निकाल दूंगी फैक्ट्रियों से। ठीक है, आउटपुट भी क्या होगा बेटा, दिख रहा है, फॉल, वेरी गुड। बट व्हाट अबाउट प्राइसेस, प्राइसेस आल्सो फॉल। तो सिंपल ना, इसमें क्या होगा, सब कुछ गिरेगा। क्यों बेटा,